हाल ही में एक देश एक चुनाव की चर्चा देश में बहुत जोरों से होने लगी है। इसके लिए गंभीर प्रयास भी किए जा रहे हैं, पर यह मांग पहली बार नहीं उठी है। संविधान लागू होने के 16 साल तक सभी राज्यों के और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे। उसके बाद कुछ अलग अलग कारणों से राज्यों की विधानसभाओं में अस्थिरता आई और उनको भंग करना पड़ा, और फिर एक साथ चुनाव कराने का सिलसिला टूट गया। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांग खरे इनसाइट्स बाय शिवांग की सीरीज में आज लेके आया हूँ एक देश एक चुनाव का डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो में आगे जाने से पहले आइए एक नज़र मुख्य बिंदुओं पर। सबसे पहले हम समझेंगे आजादी के बाद हमारे चुनाव का इतिहास। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन फिलहाल सुर्खियों में क्यों है। फिर हम मुद्दे का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसके अच्छे और बुरे प्रभाव। फिर हम जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और अंत में हम जानेंगे इस मुद्दे पर क्या बेहतर रास्ता हो सकता है। भारत को आजादी के बाद पहली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में मिली, जिसका उद्देश्य हमारे देश के संविधान को बनाना था। करीब 3 साल के बाद 26 जनवरी 1950 को देश को अपना खुद का बनाया हुआ संविधान मिला। संविधान बनने के बाद ही देश में चुनाव आयोग का गठन हो गया था, और तब से ही देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की मांग उठने लगी। मार्च 1950 में सुकुमार सेन को देश का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, और उन्हें चुनाव कराने के तरीकों और नियमों को बनाने की जिम्मेदारी दी गई। उस वक्त अशिक्षा देश में सबसे बड़ी समस्या बनी। पूरे देश में करीब 15% लोग ही शिक्षित थे। देश के पहले चुनाव में हर उस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया गया जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी। अशिक्षा की चुनौती से निपटने के लिए सुकुमार सेन ने हर पार्टी के लिए एक अलग रंग की मतपेटी और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया। वो मतदाता जो उम्मीदवार का नाम पढ़ने में सक्षम नहीं था, वो मतपेटी के रंग और चुनाव चिन्ह को देखकर वोट डाल सकता था। और आखिरकार बहुत सारी समस्याओं और मुश्किलों का सामना करने के बाद 25 अक्टूबर 1951 को आजाद भारत का पहला लोकतांत्रिक चुनाव शुरू हुआ, और करीब 4 महीनों में 68 चरणों में 21 फरवरी 1952 को संपन्न हुआ। पहले चुनाव में लोकसभा की 489 सीटों और विधानसभा के चुनाव को मिलाकर टोटल 4500 सीटों पर चुनाव हुए। नतीजों में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। लोकसभा में कांग्रेस को 489 में से 364 सीटें जीतने में कामयाबी मिली, और अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, और आजाद भारत के जनता द्वारा चुने हुए पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान लागू होने के लगभग 16 साल तक पहले 4 आम चुनाव सभी राज्यों के और लोकसभा के एक साथ ही कराए गए। फिर साल 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं में अस्थिरता आई और उन्हें भंग करना पड़ा, और फिर 1970 में इंदिरा गांधी द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया गया, और साल 1971 में नई लोकसभा के चुनाव हुए। और इन्हीं घटनाओं का नतीजा था कि देश में एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई। करीब 13 साल बाद साल 1983 में एक साथ चुनाव कराने की मांग फिर से उठी। चुनाव आयोग ने भी अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की। उसके बाद अलग अलग मंचों से एक साथ चुनाव कराने की मांग तो उठी, पर उसका ज्यादा कुछ परिणाम नहीं मिला। तो आइए जानते हैं आज देश में एक देश एक चुनाव इतना सुर्खियों में क्यों है। बीते कुछ समय से देश में एक बार फिर से एक देश एक चुनाव की मांग उठने लगी है, और इसकी शुरुआत हुई साल 2018 में आई लॉ कमीशन की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद एक साथ चुनाव कराने पर जोर देते रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। और अब सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की अध्यक्षता भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री
रामनाथ कोविंद करेंगे। उनके अतिरिक्त तत्कालीन केंद्र सरकार में गृह मंत्री का पद संभाल रहे अमित शाह, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद भी इस कमेटी के सदस्य रहेंगे। ये 4 मेंबर्स की बात करें तो ये फेडरल स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव्स का पार्ट है। वहीं दूसरी ओर 4 और मेंबर्स को सरकार ने इस कमेटी का सदस्य रखा है, जो कि या तो किसी संवैधानिक पद को संभाल चुके हैं या फिर संविधान के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुभाष कश्यप जी की। सुभाष कश्यप 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल का पद संभाल चुके हैं और 1984 से 1990 तक लोकसभा सेक्रेटरीट का पद भी संभाल चुके हैं। अब बात करते हैं हरीश साल्वे जी की। हरीश जी साल 1999 से 2002 तक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का पद संभाल चुके हैं। इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव का केस भी लड़ा था। इस कमेटी के अगले मेंबर हैं संजय कोठारी जी। 1978 बैच के हरियाणा काडर में रहे आईएएस ऑफिसर संजय कोठारी जी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का पद भी संभाल चुके हैं। 2017 से 2020 तक इन्होंने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया है। इस कमेटी के अंतिम सदस्य हैं एन.के. सिंह जी। साल 2017 में मोदी सरकार ने इन्हें 15वीं फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया था। कमेटी के गठन होते ही देश में राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। जहां विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ नजर आ रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के लोग इसे ऐतिहासिक कदम और देश की जरूरत बता रहे हैं। नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन, अरे हमको क्या मिलेगा 1 इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 100 इलेक्शन, 1 नेशन 1000 इलेक्शन? हमको क्या मिला? देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई। ये तो थी राजनीतिक बयानबाजी, पर आइए अब हम जानते हैं एक देश एक चुनाव देश में क्यों जरूरी है। एक देश एक चुनाव से सबसे पहला फायदा होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता की समय अवधि कम करने में। आचार संहिता चुनाव के कुछ महीने पहले चुनाव की तारीख घोषित होने से चुनाव के नतीजों तक रहती है और इस अवधि में ना कोई नई योजना शुरू की जा सकती है और ना ही कोई विकास से जुड़ी नई घोषणा। किसी भी राज्य में केंद्र और राज्य के चुनाव को मिला के कम से कम 2 बार ये वक्त जरूर आता है जब आदर्श आचार संहिता लगाई जाए और गवर्नेंस से जुड़े हुए सारे काम ठप कर दिए जाते हैं। एक देश एक चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता केवल एक बार लगाई जानी पड़ेगी और आज से तुलना करें तो बेहतर गवर्नेंस हो पाएगा। एक देश एक चुनाव से दूसरा फायदा होगा जन कल्याण के कामों में। वर्तमान की चुनावी व्यवस्था में हर महीने देश के किसी न किसी कोने में चुनाव हो रहे होते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो उनका एक उद्देश्य चुनाव में जीत हासिल करना भी होता है। रूलिंग पार्टी भी उतना इफेक्टिव गवर्नेंस देने की जगह अपना ध्यान उस क्षेत्र के चुनाव जीतने की कोशिश में लग जाती है। एक साथ चुनाव होने की वजह से सरकार अपना अधिकांश समय जन कल्याण के कामों में लगा पाएगी। एक देश एक चुनाव से एक और बड़ा फायदा होगा एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बेहतर करने में। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किसी भी राज्य या केंद्र के अधिकांश ऑफिसर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक छोटे से छोटे चुनाव में शिक्षकों, पुलिस ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और अन्य कई लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, जो कि इनके मुख्य जिम्मेदारियों से अलग है और इससे इनके जनता के लिए दी गई मुख्य जिम्मेदारियां प्रभावित होती हैं और बार बार चुनाव होने से ये समस्या और भी ज्यादा हो जाती है। एक साथ चुनाव कराने से इस समस्या से बहुत हद तक निपटा जा सकता है और हर विभाग अपने स्वाभाविक कामों में समय ज्यादा दे पाएगा। एक देश एक चुनाव से एक और बड़ा फायदा होगा चुनाव पर हो रहे खर्चे में कमी करने में। चुनाव कराने के लिए सरकारी खजाने से बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अलग अलग ऑफिसर्स की ड्यूटी में, ईवीएम को चुनाव के स्थान पर पहुंचाने में, सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करना, इन सभी कामों को बेहतर तरीके से मैनेज करने में बहुत पैसा खर्च होता है। अलग अलग चुनाव कराने से ये सारे खर्चे और भी बढ़ जाते हैं।
जो कि चुनाव एक साथ कराने से निश्चित तौर पर कम किए जा सकते हैं। 2014 की लोकसभा के चुनाव की बात करें तो सरकारी खजाने से 3,870 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 2015 के बिहार चुनाव में 300 करोड़ रुपए। अगर अलग अलग राज्यों के चुनाव में खर्च किए हुए पैसे जोड़ें तो ये अमाउंट 10,000 करोड़ तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर एक साथ चुनाव कराने पर इलेक्शन कमीशन ने पूरे खर्चे का अनुमान 4,500 करोड़ ही लगाया है, जिससे बहुत बड़ा अमाउंट सेव हो पाएगा। तो ये थे एक देश एक चुनाव से होने वाले देश को फायदे। आइए अब समझते हैं एक देश एक चुनाव के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट। एक साथ चुनाव कराने में पहला सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है सरकार की जनता के लिए अकाउंटेबिलिटी। आज जब देश में अलग अलग चुनाव होते हैं तो सरकारों को जनता के बीच में जाने का दबाव होता है और जन कल्याण के लिए नए काम भी करते हैं। पर यदि 5 साल में केवल एक बार ही चुनाव होगा तो सरकार रिलैक्स हो सकती है और हो सकता है कि 2-3 साल तक उतनी एक्टिव भी ना रहे। दूसरी मुख्य समस्या नजर आती है तो वो है कि एक साथ चुनाव कराने से देश का फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय ढांचा कमजोर हो सकता है। अभी हम देखते हैं कई बड़े राज्यों में क्षेत्रीय दल सरकार चला रहे हैं, जैसे कि तमिलनाडु में डीएमके, आंध्र प्रदेश में टीडीपी और अन्य कई। एक साथ चुनाव होने से नेशनल पार्टीज का ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। राष्ट्र के मुद्दों को ज्यादा महत्व देने से क्षेत्रीय मुद्दे दब सकते हैं और इसका बुरा प्रभाव क्षेत्रीय पार्टीज पर पड़ेगा। तत्कालीन संविधान के अनुच्छेदों को देखें तो एक साथ चुनाव कराना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी नजर आ सकता है, जहां राज्यों के पास कभी भी विधानसभा भंग करके चुनाव कराने का अधिकार है। एक देश एक चुनाव में पंचायत चुनाव को नहीं जोड़ा गया है। पंचायत चुनाव को अलग से कराने में फिर से चुनाव आयोग को वही प्रक्रिया दोहरानी होगी, जिससे एक देश एक चुनाव से हो रहे फायदों पर भी प्रभाव पड़ेगा। एक देश एक चुनाव के फायदे और नुकसान जानने के बाद आइए अब हम जानते हैं एक देश एक चुनाव को लागू करने में क्या चुनौती हो सकती है। एक देश एक चुनाव को लागू करने में सबसे पहली और मुख्य चुनौती होगी संविधान की। एक साथ चुनाव कराने को लागू करने के लिए मुख्यतः 5 बड़े संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे, जैसे कि आर्टिकल 83 और 85, जो कि लोकसभा की अवधि और उसको भंग करने के तरीका बताता है। आर्टिकल 172 और 174 ये राज्यों की विधानसभाओं की अवधि और उनको भंग करने के तरीके और नियमों को बताता है। आर्टिकल 356 जिसमें कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। ये सारे संवैधानिक संशोधन भारत की फेडरल स्ट्रक्चर को संशोधित करने के लिए होंगे। तो संविधान के आर्टिकल 368 के तहत इन्हें 50% राज्यों से भी पास कराना पड़ेगा, जो कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करेगा। सरकार के लिए एक और चुनौती होगी सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए सामंजस्य मिलाना। तत्कालीन व्यवस्था की बात करें तो हर राज्य की विधानसभा की अवधि अलग अलग महीनों में अलग अलग वर्षों में समाप्त हो रही है और उसके हिसाब से ही चुनाव भी अलग अलग तारीखों में कराए जा रहे हैं। एक साथ चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि राज्य सरकारों को उनकी तत्कालीन अवधि कम करने के लिए सहमत कर पाएं। वहीं कुछ राज्यों की तत्कालीन अवधि बढ़ाई भी जाएगी। आइए अब जानते हैं इस मुद्दे पर क्या बेहतर रास्ता हो सकता है। राज्यों की विधानसभा के अलग अलग समय पर भंग होने का एक समाधान हो सकता है कि जैसे ही विधानसभा में अविश्वास मत लाकर सरकार गिराई जाए, उसके तुरंत बाद विश्वास मत लाकर एक नई सरकार बना दी जाए, जो कि बचे हुए समय के लिए ही सत्ता में रहेगी और फिर एक साथ चुनाव की तारीख पर नई सरकार के लिए चुनाव हो। अब समय आ गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था लागू हो। हालांकि ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, तो इस मुद्दे से जुड़े हुए हर पहलू पर चर्चा जरूरी है। देश की हर राजनीतिक दलों को इस चर्चा में भाग लेना चाहिए और इस प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करना चाहिए। तो ये था दोस्तों इनसाइट्स बाय शिवांग की सीरीज में वन नेशन वन इलेक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।